नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 5 दिसंबर को मना विश्व मृदा दिवस। केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज रखी गई थीम। कार्बन को संचित करती है मिट्टी। असम में गोमांस हुआ बैन। पब्लिक प्लेसेस पर नहीं खाया जा सकेगा बीफ। संविधान भी करता है प्रतिबंध के प्रावधान। और नेपाल और चीन के बीच BRI को लागू करने के लिए हुआ समझौता। ग्रांट और सहायता के बीच उलझा है मामला। चीन के कर्ज जाल में फंसे हैं कई देश। आइए शुरू करें। असम सरकार ने बीफ यानी गौमांस के सार्वजनिक तौर पर कंजम्पशन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। असम सरकार के मुताबिक असम में तत्काल प्रभाव से होटल्स, रेस्टोरेंट, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। यह प्रावधान असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021 में जोड़ा जाएगा, जिससे इस एक्ट को भी मजबूती मिल सके। अभी तक इस एक्ट के जरिए उन क्षेत्रों में जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं तथा उनके पूजा स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में पशु वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। देखिए, असम कोई पहला राज्य नहीं है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गाय और उसके गोवंश का वध प्रतिबंधित है। उनके मांस का सेवन भी काफी हद तक प्रतिबंधित है। इस संबंध में भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करे, साथ ही गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू नस्ल के पशुओं को प्रिजर्व करे और पशुओं की स्थिति सुधारने के लिए उनके वध पर प्रतिबंध लगाए। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद हेल्दी सॉइल के महत्व से लोगों को रूबरू कराना है, साथ ही मृदा संसाधनों के सतत प्रयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य मकसद लोगों को इस बारे में जागरूक करना है कि मिट्टी के निम्नीकरण से ओवरऑल पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस साल की थीम केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज रखी गई है। मिट्टी या मृदा हमारी पृथ्वी की सतह पर फैली एक पतली लेयर होती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के अवशेषों से बनी होती है। इसलिए मिट्टी कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस एरिया में लैंडफॉर्म्स कैसे हैं। जब मिट्टी में सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स पाए जाते हैं तो मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी पौधों को पोषण देने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार होती है। ये पोषक तत्व मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी फसलों को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल हैं। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं इनकी जरूरत फसलों को कम मात्रा में होती है, लेकिन ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें लोहा, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और मोलिब्डेनम शामिल है। देखिए, पृथ्वी पर मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कि कभी इसके संरक्षण को लेकर चिंता नहीं होती, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में कई 100 साल लग जाते हैं। मिट्टी के बनने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से एक है पेरेंट रॉक, यानी जिस क्षेत्र में जो रॉक पाई जाती है उससे ही डिसाइड होता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसके रासायनिक गुण क्या होंगे और खनिज क्या होंगे। दूसरा कारक है जलवायु, मतलब तापमान और वर्षा भी मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और तीसरा कारक है रिलीफ, यानी उस क्षेत्र का उच्चावच, यानी स्लोप है या मैदानी इलाका है, इससे भी मिट्टी में अंतर आता है। चौथा कारक है फ्लोरा और फौना। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा उस क्षेत्र के फ्लोरा और फौना पर ही निर्भर करती है। एक पांचवा और अहम कारक है समय। मिट्टी की मोटाई समय पर निर्भर करती है। इन सभी फैक्टर्स के चलते ही भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था के लिए नींव का काम करती है। आमतौर पर खाने वाले सभी पौधे मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। मिट्टी जीवन देने वाले पौधों को पोषण मुहैया कराती है। मिट्टी कार्बन को संचित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी कारगर है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजना है। इसे सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के द्वारा लागू किया जाता है।
इसका मकसद किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी मुहैया कराना है। साथ ही मिट्टी में उर्वरकों की कितनी मात्रा की जरूरत है, ये सलाह भी दी जाती है। इसमें मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। इसका मकसद सतत कृषि को भी बढ़ावा देना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान नेपाल और चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सड़कें, रेलवे और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना है। BRI के तहत चीन को पूरी दुनिया से ट्रेड रूट के जरिए जोड़ा जा रहा है। इसके निर्माण के पीछे कई मकसद बताए जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि चीन का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिंगापुर के तट से लगे मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी है। BRI के जरिए चीन अपने लिए सुरक्षित व्यापार मार्ग बनाने की तैयारी में है। नेपाल इस समझौते के जरिए अपनी बुनियादी सुविधाओं और व्यापार के अवसरों को सुधारना चाहता है। भले ही समझौता हो गया है, लेकिन इसमें अड़चनें आना अभी से शुरू हो गई हैं। नेपाल ने साफ किया है कि वह केवल ग्रांट यानी अनुदान को ही स्वीकार करेगा। ग्रांट को वापस नहीं लौटाना पड़ता। नेपाल ने कर्ज लेने से मना कर दिया है। चीन के ऐसे समझौतों से कई देश ऑलरेडी कर्ज के ट्रैप में फंसे हैं। श्रीलंका का आर्थिक संकट इसका हालिया उदाहरण है। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर लिया था। इसके बाद श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसता चला गया था। वहीं चीन ने फंडिंग के लिए निवेश शब्द का सुझाव दिया, जो कि व्यापार की दुनिया में कर्ज की तरह ही यूज होता है। वार्ता के बाद दोनों पक्ष सहायता और तकनीकी सहायता शब्द पर सहमत हुए हैं। हालांकि इस शब्द का मतलब भी पूरी तरह साफ नहीं किया गया है। इसे कर्ज के तौर पर भी लिया जा सकता है। नेपाल की कांग्रेस की चिंता है कि यदि फंडिंग की शर्तें साफ नहीं की गईं, तो देश अनजाने में कर्ज के जाल में फंस सकता है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपाल लौटने के बाद इसमें चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सकेंगी। अभी समझौते के ओरिजिनल टेक्स्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह अपनी सीमा भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साझा करता है। इसके अलावा नेपाल तिब्बत से भी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करता है। यहाँ के 81% जनसंख्या हिंदू है, इसलिए नेपाल के राजनेता इसे हिंदू राज्य घोषित करने की मांग भी करते रहे हैं। हालांकि नेपाल का संविधान इसे सेकुलर स्टेट घोषित करता है। भारत सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन के तहत वस्त्र मंत्रालय ने 2 नए स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सरकार ने 2 स्टार्टअप्स में से हर एक को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप्स को ये ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी ग्रेट योजना के तहत दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स और मेडिकल टेक्सटाइल्स के विकास पर काम करेंगे। इसके अलावा 6 शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें IIT भी शामिल हैं, को टेक्निकल टेक्सटाइल्स से जुड़े कोर्सेज शुरू करने के लिए 14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। यह पहल इस क्षेत्र में स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इससे भारत में इस उभरते क्षेत्र का व्यापक विकास हो सकेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स खास प्रकार के कपड़े होते हैं। इनका उपयोग सजावटी या फिर डेली वेयर क्लॉथ के रूप में नहीं होता, बल्कि इन्हें किसी खास पर्पस के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य, निर्माण, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण में। ये कपड़े पर्यावरण के अनुकूल, जैसे जैव अपघटनीय या फिर दोबारा उपयोग करने योग्य होते हैं। इनका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले सर्जिकल गाउन, मास्क और ड्रेसिंग सामग्री जैसे मेडिकल टेक्सटाइल्स में भी किया जाता है। वहीं जियो टेक्सटाइल्स सड़कों को मजबूत बनाने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें स्लीपिंग टेंट्स, फिशिंग नेट, साउंड एब्जॉर्बिंग फैब्रिक, एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक, कूलिंग टेक्सटाइल, हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक आदि शामिल होते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है बूट स्ट्रैपिंग या फिर बूट स्ट्रैप। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें
तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने शू के स्ट्रैप या फीतों से खुद को ऊपर खींचना। इसमें माना जाता है कि व्यक्ति स्वयं में पर्याप्त होता है। आपने इस शब्द का प्रयोग स्टार्टअप्स की दुनिया में ज्यादा सुना होगा। जब कोई फाउंडर अपने ही पैसों से अपनी कंपनी की स्थापना और उसे ऑपरेट करता है तो इसे बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में ओनर के पास फाइनेंस का स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन अपनी कंपनी पर कंट्रोल ज्यादा बना रहता है। अदरवाइज ओनर को कंपनी से जुड़े निर्णय इन्वेस्टर के हिसाब से लेने होते हैं। अमेजॉन और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज की शुरुआत बूट स्ट्रैपिंग के जरिए ही की गई थी। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अफ्रीका में मारबर्ग वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल के समय में रवांडा और अन्य अफ्रीकी देशों में इसके प्रकोप की खबरें आई हैं। MVD यानी मारबर्ग वायरस डिजीज, जिसे ब्लीडिंग आई वायरस भी कहा जाता है, यह वायरस इबोला वायरस के परिवार से संबंधित है और चमगादड़ों तथा इससे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। खासकर संक्रमित व्यक्ति के ब्लड लार के संपर्क में आने से यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त, उल्टी और खून आना शामिल है। खून अक्सर आंखों, नाक, मसूड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों में आता है। अभी तक इसका कोई खास इलाज या फिर वैक्सीन नहीं है और इस बीमारी में मृत्यु दर 24% से 88% तक होती है। नाइजीरिया ने उद्योगों के पर्यावरण प्रदर्शन को सुधारने के लिए नए पर्यावरण ऑडिट दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश नेशनल पर्यावरण मानक और नियम प्रवर्तन एजेंसी और दिल्ली स्थित थिंक टैंक CAC द्वारा मिलकर तैयार किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का मकसद उद्योगों को सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाना और सतत विकास में योगदान देना है। यह प्रक्रिया पर्यावरणीय मुद्दों को पहचानने और सुधारने में मदद करेगी। आपको बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी सीमा 4 देशों से लगती है। ये देश नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन है। इसकी सीमा गिनी की खाड़ी से भी लगती है। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पानी को क्लीन एंड प्यूरिफाइंग करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह एक नई टेक्नोलॉजी है जो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए नैनो बबल्स का उपयोग करती है। ये नैनो बबल्स बहुत छोटे आकार के बुलबुले होते हैं जिनका आकार 200 नैनोमीटर से कम होता है। ये स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं और पानी में कई महीनों तक तैरते रहते हैं, जो इन्हें पानी में अशुद्धियों को अट्रैक्ट करने और ब्रेक करने में मदद करता है। ये शैवाल, कार्बनिक अपशिष्ट और यहाँ तक कि तेल तथा ग्रीस को भी हटा सकते हैं। इसके अलावा यह तकनीक रासायनिक पदार्थों के बिना पानी को शुद्ध करती है, जो इसे पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित और टिकाऊ बनाती है। ECDNA यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA अब कैंसर बायोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले इसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया था, लेकिन नए शोध से पता चला कि यह 40% कैंसर सेल लाइनों और 90% ब्रेन ट्यूमर सैंपल्स में पाया जाता है। इसके अलावा इस नए शोध ने कैंसर के इलाज के लिए नई दवाओं का रास्ता खोल दिया है। ECDNA तब बनता है जब ट्यूमर को बढ़ावा देने वाले जीन और उनके नियामक तत्व क्रोमोसोम से अलग होकर सर्कुलर DNA में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया BFB चक्र यानी ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल के कारण होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स का ब्रेकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल PM ई-विद्या DTH चैनल लॉन्च करेंगे। यह चैनल ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में हियरिंग इम्पेयर्ड यानी श्रवण बाधित बच्चों, शिक्षकों और ISL प्रमाणित इंटरप्रेटर की हिस्सेदारी होगी। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है और इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है। यह चैनल स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए करिकुलम, करियर मार्गदर्शन और ISL को एक भाषा के रूप में सीखने का अवसर देगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, खबरों में रही नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने में, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में, वायु प्रदूषण को दूर करने में या फिर कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल दुनिया का संवैधानिक तौर पर घोषित इकलौता हिंदू राष्ट्र है। नेपाल अपनी सीमा केवल भारत से साझा करता है। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया या फिर ग्रीस? सही जवाब है नामीबिया, ऑप्शन सी। और दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे भारत की तरफ से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह नहीं दी गई है? गरबा, कुंभ, योग या फिर लावणी? सही जवाब है विकल्प डी यानी लावणी। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।